जय हिंद। देखिए, आजकल फ्लाइट के साथ बहुत घटनाएं हो रही हैं। मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर एयरबस का जहाज जो था, उसके साथ एक अजीब सी घटना देखने को मिली। जेट ब्लू कंपनी का फ्लाइट था 1230 10 1230। तो जेट ब्लू 1230 फ्लाइट जो थी वो एयरबस कंपनी की फ्लाइट थी, और ये एयरलाइन थी जेट ब्लू। ये जा रही थी मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर। अचानक से इसका पिच डाउन हो गया, अचानक से मुंडी नीचे हो गया यहाँ पे। और ये बहुत खतरनाक घटना होती है, जिस वजह से इसका इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा था। हालांकि यह मैक्सिको के कानकून से न्यूयॉर्क के लिए जा रही थी। अब ये, लेकिन इसे बीच रास्ते में ही फ्लोरिडा में इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा। इसे घूम के फ्लोरिडा में इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा। आखिर क्यों इसको इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा? जब जांच में पता चला तो हवाई जहाज में 3 अलग अलग प्रकार के फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर होते हैं। उसमें एक कंप्यूटर होता है ईलैक। ईलैक कंप्यूटर जो था, इसके अंदर एक गड़बड़ी आ गई थी। अब हम इस ईलैक कंप्यूटर को डिटेल से समझेंगे। ये क्या होता है? ये एलिवेटर एंड एलिरॉन कंप्यूटर होता है। एलिवेटर ईएल से एलिरॉन कंट्रोल करता है, जो इसको मूवमेंट को अप एंड डाउन को कंट्रोल करता है। अब ये अचानक से इसको डाउन कर दिया। अचानक से डाउन होने की वजह से यहाँ पे जो डाउन दिखने लगा, अगर ये नीचे आ रहा है, जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करता है तो 10 से 15 डिग्री के बीच में ये टेक ऑफ कर जाता है। अब अलग अलग फ्लाइट की कैटेगरी और लोड पे डिपेंड करता है। अचानक से ये डाइव हो गया नीचे। जब कभी भी ऐसी घटना होती है, अचानक से कोई इमरजेंसी या कोई टेक्निकल फेलियर होता है, तो ऑटो पायलट जो जहाज का है वो डिसंगेज हो जाता है और अलार्म देने लगता है। ये अलार्म ये बताता है कि ऑटो पायलट डिसंगेज हो गया, अब पायलट खुद इसे संभाले। लेकिन यहाँ ईलेक कंप्यूटर में पता नहीं कौन सी गड़बड़ी आई कि ये फ्लाइट जो थी, अचानक इसका पिच डाउन हो गया और जहाज नीचे फॉल होने लगा, और ऑटो पायलट भी डिसंगेज नहीं हुआ है। यानी जहाज का हम उड़ा लेंगे जबकि जहाज नीचे जा रहा है, और ना ही कोई अलार्म बज रहा है। ऐसे ही एक घटना जब साउथ चाइना में जो एयरलाइन हुई थी, वो अचानक नीचे गिर गई थी और क्रैश कर गई थी। तो वो बोइंग का जहाज था, ये एयरबस का जहाज। आखिर ये क्यों ऐसा घटना हो रहा है? तो इससे पहले समझते हैं कि आखिर ये ईलेक कंप्यूटर क्या करते हैं सब। इस ईलेक कंप्यूटर में जब गड़बड़ी आई तो एयरबस कंपनी ने अपने 6000 जहाज जो दुनिया में अलग अलग थे, उन सबको सॉफ्टवेयर मैंडेटरी अपडेट बोला। जब तक अपडेट नहीं हो जाएगा तब तक उड़ान नहीं भर सकती। तो 6000 में से मेजॉरिटी ने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लिया। कुछ ऐसे थे जिनका ईलेक कंप्यूटर पुराना था, तो उसे चेंज करना पड़ा। और कुछ जो थे, जो एडवांस थे, उन्हें केवल सॉफ्टवेयर अपडेट करने से, उसके बाद से इसे उड़ाने के लिए फिट घोषित किया गया, एयर वर्दीनेस दिया गया। जब कोई जहाज उड़ाने के लिए फिट होता है तो उसके फिटनेस सर्टिफिकेट को एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट कहते हैं, एयरक्राफ्ट एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट। ये 6000 अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉल था। रिकॉल उसे कहते हैं जब कोई कंपनी सामान बेच देती है लेकिन कुछ गड़बड़ी होती है तो वापस बुला लेती है, उसे रिकॉल कहते हैं। तो ये बड़ा रिकॉल जरूर था लेकिन बहुत मेजर नहीं था, एक सॉफ्टवेयर अपडेट से ही ये सही हो गया था। ईलेक कंप्यूटर देखिए, कुछ जहाज पहले जो होते थे वो मैकेनिकल कंट्रोल होते थे। यहाँ कॉकपिट में बैठा है पायलट, कॉकपिट उस केबिन को बोलते हैं जहां पायलट बैठता है, वो बंद हो जाता है और बुलेट प्रूफ कांच से बना वो ग्लास होता है, ताकि इसे कोई हाईजैक वगैरह नहीं कर सके। और इवन की जब एयर होस्टेस भी, जब पायलट को बाहर निकलना होता है वॉशरूम के लिए, या एयर होस्टेस खाना लेके या कुछ अंदर लेके जाती है, तो ये जो बीच का रास्ता होता है जिसे हम लोग आइल बोलते हैं, यहाँ एयर होस्टेस अपना ट्रे रख देती है कि कोई दौड़ के ना जा सके, और एक एयर होस्टेस यहाँ खड़ी हो जाती है, तब दूसरी जाती है यहाँ पे। और उस समय किसी को आगे वाला वॉशरूम यूज नहीं करने दिया जाता है पायलट की सेफ्टी के लिए। टॉपिक पे आते हैं, तो यहाँ पर पहले कॉकपिट में बैठा पायलट कमांड देता था जहाज को, तो उसमें वायर के थ्रू कंट्रोल होते थे, हाइड्रोलिक वायर के थ्रू। इसमें क्या होता था, हाइड्रोलिक वायर की वजह से एक्स्ट्रा वायरिंग करनी होती थी जहाज में, जिस वजह से जहाज भारी हो जाता था, और ऑयल लीकेज की वजह से हाइड्रोलिक फेलियर होता था, और बिना मतलब का फ्यूल ज्यादा खाता था जहाज यहाँ पे। तो इसके जगह पे अब एक नया टेक्नोलॉजी लाया गया, फ्लाई बाई वायर टेक्नोलॉजी। फ्लाई बाई वायर टेक्नोलॉजी में क्या करता है, दो लोग मिलकर जहाज को कंट्रोल करते हैं, आधा पायलट कंट्रोल करता है, आधा कंप्यूटर कंट्रोल करता है। तो जैसे कॉकपिट में कोई कमांड दिया जाता है तो वो कंप्यूटर पे जाता है, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर पे, और वो कंप्यूटर देखता है कि हाँ पायलट क्या आदेश दिया, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करता है, हाइड्रोलिकली नहीं कंट्रोल करेगा। अब पायलट मान के चलिए इसे दाहिने मोड़ना है, अचानक उसका हाथ फिसल गया, इसे ज्यादा मोड़ दिया, तो अगर ये जहाज मैकेनिकल कंट्रोल है तो जहाज उतना मुड़ जाएगा और गिर भी सकता है। लेकिन अगर जहाज फ्लाई बाई वायर है और अगर पायलट ने अचानक मोड़ दिया तो कंप्यूटर उतना आदेश देगा ही नहीं, कहेगा पगला गया है, ही ढेर मोड़ दिया है, आराम से हम मोड़ेंगे। तो एक तरह का ये असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। जिस तरह कार में आजकल आ गया ब्रेक असिस्ट, ब्रेक असिस्ट में अचानक मार दीजिएगा तो नहीं रोकेगा, उसी हिसाब से रोकेगा जिस हिसाब से जहाज यानी गाड़ी की सेफ्टी के लिए हो।
तो आजकल की टेक्नोलॉजी फ्लाई बाई वायर की आ गई है, तो इसमें पायलट के साथ साथ कंप्यूटर का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अभी जेट ब्लू 1230 जो फ्लाइट के साथ अचानक पिच डाउन हुआ है, उसमें यह कंप्यूटर में गड़बड़ा गया था। ये तो महाभयंकर वाला चीज है कि पायलट कमांड देते रहे, कंप्यूटर गड़बड़ा जाएगा, तब तो बहुत बड़ा भीषण दिक्कत हो जाएगा। अब इसमें फ्लाइट कंट्रोल जो कंप्यूटर होते हैं वो अलग अलग कंट्रोल सिस्टम होता है, यानी इसमें ना इलेक्ट्रॉनिकली वर्क ज्यादा करता है। आजकल जितने जहाज आ गए हैं वो ज्यादातर फ्लाई बाई वायर चल रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े हल्के होते हैं, फ्यूल कम खाते हैं, एडवांस होते हैं, पायलट के ह्यूमन एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिस वजह से मशीन ह्यूमन की तुलना में कंप्यूटर कम एरर करता है जब तक कुछ टेक्निकल खराबी ना आए तब। तो फ्लाई बाय वायर में बहुत सारे सेंसर कंप्यूटर लगे रहते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर में गड़बड़ा गया। तो फ्लाइट को कंट्रोल करने के लिए फ्लाई बाई वायर सिस्टम में कंप्यूटर में जो कंप्यूटर लगा, जहाज में जो कंप्यूटर लगा होता है उसे फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर कहते हैं। यह 3 टाइप का होता है मेनली। इसी में एक गड़बड़ा गया था जेट ब्लू एयरलाइन का, जिस वजह से वो पिच डाउन कर गया। वो तो समय रहते पायलट ने कंट्रोल कर लिया, नहीं तो जांच में पता चला वो इतना तेज डाइव मारा था कि जहाज का स्ट्रक्चर फेल हो जाता। स्ट्रक्चर मतलब उड़ जाता, थोड़ा एक आध पार्ट पुर्जा उड़ता तो फिर काम ही खत्म हो जाता। अब इसमें कौन सा उड़ा था इसको समझते हैं। तो फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर में 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एलिवेटर, एलिरोन, कंप्यूटर ईलैक, यही वाला गड़बड़ाया था ईलैक। लेकिन हम समझेंगे इन तीनों कंप्यूटरों को, क्योंकि अगर एक गड़बड़ा सकता है तो फ्यूचर में तीनों गड़बड़ा सकते हैं, और फिर समझेंगे इनके कारण क्या था गड़बड़ होने की, अचानक माल फंक्शन कैसे हो गया। तो ईलैक क्या करता है, ये एलिरोन एंड एलिवेटर को कंट्रोल करता है। ये पीछे वाला एलिवेटर होता है, ये एलिरोन होता है। ये जहाज को अप एंड डाउन एंड रोल कराने में बहुत हेल्प करता है, ये पायलट कंट्रोल करता है। अब जैसे पायलट जो है यहां से साइड में से घुमाया, तो ये एलिरोन जो होता है ना, एक ऊपर उठ जाता है और एक नीचे हो जाता है, जिस वजह से जहाज क्या हो जाती है, टर्न कर जाती है। और अगर इस योक को नीचे कर देता है, जहाज पायलट उसे नीचे कर देता है, तो इसके पीछे लगा ये एलिवेटर इसे डाउन करके ले जाने लगता है। इसी ईलैक कंप्यूटर में गड़बड़ी आई थी और अचानक से वो पिच डाउन कर गया था। हालांकि अगर हम देखते हैं तो दूसरा जो कंप्यूटर होता है उसे कहते हैं स्पॉइलर एंड एलिवेटर कंप्यूटर, सेक कहते हैं। इसकी संख्या 3 होती है, जबकि ईलैक की संख्या 2 होती है, सेक की संख्या 3 होती है। ये कंप्यूटर भी गड़बड़ हो सकता है। ये क्या करता है, फ्लाइंग सरफेस को कंट्रोल करता है। जैसे हवाई जहाज ये उड़ रहा है, अब इसको अचानक से आदेश आया कि आगे ट्रैफिक ज्यादा है, सपोज कीजिए मुंबई जैसा व्यस्त एयरपोर्ट है, तो इसे कहा जाएगा भैया अगर तुम 800 के, सपोज ये आप 900 की स्पीड से उड़ रहे हो तो थोड़ा धीमा चलो, 500 की स्पीड से उड़ो, नहीं तो पहले ही पहुंच जाओगे तो जाम लग जाएगा। तो ये भैया ये हवा में ब्रेक कैसे मारेगा, स्पीड धीमा कर लेगा वो तो ठीक है, लेकिन ब्रेक मारना भी तो जरूरी है। तो ब्रेक मारने के लिए इसमें लगा होता है स्पॉइलर, और इसी को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं स्पॉइलर एंड एलिवेटर कंट्रोल कंप्यूटर, सेक कहते हैं, SEC सेक। इसकी संख्या 3 होती है। तो ये क्या करता है, यहां तो फ्यूल भरा होता है, बीचों बीच में फ्यूल भरा होता है, बाकी इसे कंट्रोल सरफेस होते हैं। तो ये ऊपर वाले प्लेट को हल्का सा ऊपर उठा देता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये पूरा बराबर दिख रहा होगा, और यहां पर ये ध्यान दीजिए ये उठ गया, इसे कहते हैं स्पीड ब्रेक। इसको हम टेक्निकल भाषा में स्पॉइलर कहते हैं। अगर इस स्पीड ब्रेक को उठा देगा तो हवा का ड्रैग लगने लगेगा, जिस वजह से जहाज धीमी हो जाएगी। अब ये ससुरा 3 गो चौकी बराबर है, डबल बेड के चौकी बराबर। अब उड़ते जहाज में आप गाड़ी में से ऐसे हाथ बाहर निकालिएगा तो आपको गाड़ी में अजीब सा लगेगा, और हाथ ऐसे कर लीजिएगा तो हवा इतना तेज रोकेगा कि आप जा नहीं पाइएगा। तो उसी तरह से ये स्पॉइलर निकल जाते हैं और स्पीड को डाउन कर देते हैं। अगर इस कंप्यूटर में गड़बड़ी आएगा, पता चला कि पहले ही ऑटोमेटिक निकाल दिया, तो आजकल हवाई यात्रा बड़ा अटपटांग हो गया है, रीजन समझते हैं। तो ये स्पीड ब्रेक होता है जिसे स्पॉइलर कहते हैं। अब ये पायलट है, उसके पास यहाँ पे स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्टिक होता है, स्पीड ब्रेक कंट्रोल करने के लिए ये इसको इंगेज करेगा, तो ये जो सरफेस स्मूथ था अब उस सरफेस में स्पॉइलर उठ जाएगा और स्पीड ब्रेक लग जाएगा। ये छोटे रनवे पे भी बहुत जरूरी होता है ताकि जहाज जल्दी रुक सके, और हवा में भी बहुत जरूरी होता है लैंडिंग के टाइम पे स्पीड घटाने के लिए। ये पायलट के पास होता है ये स्पीड ब्रेक को कंट्रोल करने के लिए। कंप्यूटर जहाजों में, फ्लाई बाई वायर जहाजों में तीसरा जो कंप्यूटर होता है, थर्ड कंप्यूटर, उसे कहते हैं फ्लाइट ऑगमेंटेड कंप्यूटर, FEC फैक। इसकी संख्या 2 होती है। ये क्या करता है इसे भी समझते हैं। हालांकि इसमें गड़बड़ बस एक हुआ था जेट ब्लू वाले में, लेकिन हम तीनों को समझते हैं। ये बेसिकली टेल को कंट्रोल करता है, ये बहुत जरूरी है टेल। ये ऊपर नीचे ले जाने में भी हेल्प करता है, दाहिने बाएं मुड़ाने में भी हेल्प करता है। इसे हम स्टेबिलाईजर कहते हैं। एक वर्टिकल स्टेबिलाईजर हो जाता है, एक हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाईजर होता है यहाँ पे। तो ये स्टेबिलाईजर
स्टेबिलाईजर का काम करते हैं एलिवेटर, और ये रडर हो जाता है। ये हो गया रडर, ये दाहिने बाएं मुड़ा देगा, ये ऊपर नीचे कर देगा। तो इसमें बड़ा खासियत होती है, यही कंप्यूटर होता है जो पायलट से कमांड लेता है। अगर पायलट को ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है तो यही कंप्यूटर इसके कमांड को लेगा। अगर यहां से पायलट इस छोटे से विंग्स को अगर ऊपर उठा देगा तो जहाज ऊपर जाने लगेगा, और अगर यहां से इसे नीचे डाउन कर देगा तो जहाज नीचे जाने लगेगा। ये बहुत काम का चीज होता है। अब इसे कंट्रोल कैसे करेंगे, तो केबिन में यहां पर ट्रिम व्हील होता है। ट्रिम मतलब नचाना है यहाँ पे। अब इसमें वाइट 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 गैप करके होता है, ताकि अगर ये घूम रहा है, ऑटो पायलट पे रहता है ना, तो ये ऑटोमेटिक घूमने लगता है। तो अगर नीचे लाना है तो आप मैनुअली घुमाइए ऐसे, तो ये घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, इसलिए जगह जगह वाइट वाइट कर देते हैं, ताकि अगर घूमेगा तो दिखाई देगा कि घूम रहा है। अगर पायलट घुमा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कई बार ऑटो पायलट में भी घुमाने लगता है, तो कई बार ऑटो पायलट पगला गया और घुमा दिया, सोच रहा नीचे गिरा देगा यहाँ पे, तो पिच डाउन कर दिया। तो इस बार जेट ब्लू वाले को नीचे डाउन हो गया था, तो ये ट्रिम व्हील से कंट्रोल करता है। अब पायलट ऐसे नीचे करेगा तो यहाँ देखिए, ये जो पीछे का ये इसका स्टेबलाइजर होता है, वहां एंगल लिखे होते हैं। अगर 0 डिग्री पे है, एकदम बराबर है, सीधा है, तो जहाज सीधा उड़ेगी। और अगर इसे कंट्रोल करके नीचे डाउन कर देंगे तो जहाज नीचे चली आएगी। अगर ऊपर उठाएंगे तो एंगल ऊपर उठेगा, तो जहाज ऊपर उठेगा। ये जो पिछवा वाला डैनवा बहुत जरूरी होता है। जहाज के इस बीच वाले पोर्शन में कोई दम नहीं है, ये तो खोखला पाइप है। सारा खेल जहाज में वो है इसके विंग्स का। सारा विंग, इसी में फ्यूल भरा होता है, इसी में कंट्रोल होता है, इसी में इंजन टंगा होता है, और ये पीछे वाले टेल का यही दो टका, तो दो दर पाइप है उसमें, इसे जिसमें सीवेज पाइप टाइप का है एक तरह से, हालांकि सीवेज पाइप नहीं है, ये जहाज के मटेरियल का बनाया होता है। अगर ये गड़बड़ हुआ तो भी चला जाएगा। यानी पूरे फ्लाइट का जो कंट्रोल सरफेस है, विंग्स किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, टेल किधर जाएगा, रडर किधर जाएगा, ये सारा कंप्यूटर से ही कंट्रोल होता है। और 3 कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं। एक होता है ईलेक, एक होता है सेक, एक होता है एफएससी फेक। अब इसमें गड़बड़ी जो आया था इस वाले में और फ्लाई बाई वायर में, ये तीनों कंप्यूटर बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर कहते हैं। कोनो गड़बड़ाया तो चला गया काम से, क्योंकि अब जितना जहाज आ रहे हैं, पायलट कमांड देता है और कंप्यूटर कहता है कंप्यूटर वे सनक गया। क्यों सनका था, जब इसका जांच पता चला तो बड़ी खतरनाक स्थिति थी। वो हुआ था, ये जो गड़बड़ी आई थी इसमें, अब ये यहाँ पे दिखाया गया रहता है इसके कंप्यूटर को। यहाँ ईलेक 2 होते हैं, सेक 3 होता है, और एफएससी ये जो होता है ये भी 2 होता है। तो ये यहाँ सिस्टम पे होता है। इतना भी डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर पायलट के कोर्स में चला जाएगा। ये कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ये सिस्टम में। अब ये गड़बड़ी हुआ क्यों था, ये सौर मंडल की वजह से हुआ था। ये सूर्य पगला गया था। कैसे, तो देखिए, आग का धधकता हुआ गोला है सूर्य। सूर्य एक तारा है, कोई सूर्य अलग से नहीं है। उसे तारा कहते हैं जो जिसके पास अपनी ऊर्जा हो और अपनी उष्मा हो। तो इसके पास अपनी ऊर्जा है, अपनी उष्मा, अपना प्रकाश है। तो सूर्य एक प्रकार का तारा है, हमसे सबसे करीबी तारा है सूर्य। इसके बाद एक और तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, लेकिन बहुत दूर है। तो हम यहाँ पृथ्वी हैं, हमसे सबसे करीबी तारा है सूर्य। और एक और तारा है बहुत दूर, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर हमें प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचना है तो हमें इतनी स्पीड जानी पड़ेगी, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, जितना तेज प्रकाश पहुंचता है। अगर हम 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाएं, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाते हैं अगर, तो हम लोग पहुंचेंगे 8 मिनट बाद सूर्य के पास। सोचिए सूर्य कितना दूर है, सूर्य कितना दूर है, एवरेज 15 करोड़ किलोमीटर। अगर 1 सेकेंड में हम लोग जाते हैं 3 लाख किलोमीटर, तो हम लोग पहुंचेंगे सूर्य के पास लगभग 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड के बाद, यानी लगभग 8 मिनट बाद। लेकिन अगर हम चाहें कि हमको सूर्य से दुश्मनी हो गया, भैया तुम्हारा धूप और रोशनी नहीं चाहिए, तो हमें बात करना पड़ेगा प्रोक्सिमा सेंचुरी से। अगर हम प्रोक्सिमा सेंचुरी के पास पहुंचना चाहें तो हमें प्रकाश की गति से चलना पड़ेगा। प्रकाश की गति होती है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तो यहां पहुंचते 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 हमको लगेगा 4.5 साल, लगभग 4.5 साल लगेगा। अब अंदाजा लगा लीजिए कि अगर सूर्य बुता गया तो उधर से रोशनियों नहीं आएगा। हालांकि ये सूर्य बहुत बड़ा होता है, इसमें ये आग की जो धधकती हुई ज्वाला होती है, इसी ने जहाज का रास्ते को डाइवर्ट किया है। एक्चुअली ये जो धधकता हुआ ज्वाला, इसे हम सोलर
फ्लेम या सौर ज्वाला कहते हैं। ये सौर ज्वाला इतना धधकता हुआ रहता है कि ये सौर ज्वाला जब निकलता है यहाँ से तो ये पृथ्वी के ओर पास आ जाता है। हालांकि पृथ्वी इससे सुरक्षा रहती है, लेकिन जहाज जो है वो पृथ्वी के बाहर बाहर उड़ रहा होता है। तो यही सौर ज्वाला इस जहाज को प्रभावित कर दी थी। जिस जगह से सौर ज्वाला उठता है उस जगह पे एक काला धब्बा बन जाता है जिसे हम सोलर कलंक कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा डाइवर्ट करता है। तो इस ससुरा इस जहाज के कंप्यूटर को खराब करेगा, ही लपट जो निकला है। और ये जो धब्बा बन गया है सोलर स्पॉट, ये जहाज के मैग्नेटिक फील्ड को खराब कर देगा। अब जहाज में कंपास लगा होता है तो ससुरा हम लोग को पहले पृथ्वी से खतरा था, अभी सूर्य से भी खतरा हो गया है। बहुत खतरनाक चीज हो गया है ये सौर ज्वाला। ये सौर ज्वाला पृथ्वी तक नहीं आते हैं, हालांकि पृथ्वी के बाहर वायुमंडल की एक लेयर है और उसमें भी एक लेयर है आयन मंडल। तो हम लोग जहां रहते हैं वो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल में जहाज चलती है, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, उसके ऊपर बहिर्मंडल। तो अमूमन समताप मंडल में कुछ नहीं होता, लेकिन इस बार हो गया था यहाँ पर। तो जब ये पृथ्वी पे प्रवेश करता है तो इसमें थोड़ा सा ऊपर की ओर प्रवेश कर जाता है, कभी कभी नीचे की ओर। जैसे यहां से लपट गया तो नीचे की ओर प्रवेश कर जाएगा, अगर यही लपट ऊपर से आ रहा था तो ऊपर की ओर प्रवेश करता। तो ये वायुमंडल में जब आता है तो वायुमंडल इसे रोक देता है। जब वायुमंडल से ये घर्षण खाता है तो इसमें रंगीन रोशनी निकलती है। तो अगर ये रोशनी ऊपर की ओर निकलती है तो उसे कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, और अगर निचले यानी दक्षिणी ध्रुव की ओर निकलती है तो उसे ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ऑरोरा बोरियोलिस किस दिशा में देखे जाते हैं, तो उत्तरी ध्रुव पर देखे जाते हैं। और ऐसी ही रंगीन लाइट दिखती है जिसे हम लोग ऑरोरा कहते हैं। तो ये सौर ज्वाला की वजह से हुआ है जहाज को आने वाला ये डिस्टरबेंस। तो हम लोग का तो एक को ग्रह है, ये सूर्य, ये हो गड़बड़ कर रहा है। हालांकि बहुत दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। हम 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएंगे तो हमको 8 मिनट लग जाएगा। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी जाएंगे अगर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से, उतना स्पीडे नहीं बना हुआ आज तक, तो हम लोग को 4.5 साल लगेगा। हालांकि हम लोग बहुत पास है सूर्य के। इन पूरे ग्रहों को सौर मंडल कहते हैं। सूर्य दिखने में लगता होगा बाप रे बहुत बड़ा चीज है, इतना बड़ा धधकता हुआ आग का गोला है। सौर मंडल हम लोग का मुखिया है, हमको लगता होगा बहुत बड़ा चीज है। बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये है 1 अरब, लगभग 100 अरब तारों के समूह, 100 अरब स्टार्स का एक समूह है। ये तारों का समूह है जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। 100 अरब तारों का समूह है जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। उसी में एक तारा है सूर्य। चूंकि हमें सूर्य दिखता है इसलिए हम इसको कहते हैं सूर्य, पास में है। बाकी सब रात में जो टमटमाते हैं सब ना, वो सूर्य का, वो भी तारा है, सब सूर्य भी तारा है। वो जितना रतिया को टमटमाटे दिखता है ना, यही सब दिखते हैं सब, वो सूर्य का बाप है सब, वो सब, लेकिन बहुत दूरी पे है। सूर्य से जो सबसे करीबी तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अगर हम 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाते हैं तो वहां पहुंचते पहुंचते सोचिए 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, मतलब 1 सेकंड में चांद लगभग 3 लाख किलोमीटर है। ऐसे कंपेयर करते हैं तो 3,84,000 किलोमीटर है चंद्रमा। अगर हम 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पहुंचे तो 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे चांद पे, क्योंकि ये बहुत कम दूर है, 3,84,000 किलोमीटर पे, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर फटाक से पहुंच जाएंगे। लेकिन सूर्य ज्यादा दूर है। अगर हम 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर में पहुंचे तो यहां पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगेगा। अब सूर्य और पृथ्वी गति कर रहे हैं तो ये दूरी कभी बढ़ती है कभी घटती है। इसलिए एग्जाम में जब कभी क्वेश्चन आएगा तो ये दूरी घटते बढ़ती रहती है। तो कभी 8 मिनट 16 सेकंड लिखेगा और कभी 8 मिनट 20 सेकंड लिख देगा। तो ये कभी कभी डिस्टेंस घटते बढ़ते रहता है, बट ऑप्शन बी सही होता है इसका यहाँ पे। तो 8 मिनट लग जाता है। तो सोचिए हमको 8 मिनट लगता है सूर्य तक पहुंचने में। लेकिन अगर हम यहां से प्रॉक्सिमा सेंचुरी जाने लगे तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सूर्य से प्रॉक्सिमा सेंचुरी जाने में 4 साल लगेगा। इतना बड़ा है ये तारों का समूह, इसे हम आकाश गंगा कहते हैं। और इसमें मानव घमंड करता है कि तुम्हारी औकात क्या है। इसमें हम लोग भुला जाएंगे, लोग पता नहीं चलेगा कहाँ है हम लोग की औकात। अब ये सूर्य जो है यहाँ पर, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। इसके आसपास जो तारे हमें दिखाई देते हैं उसे नक्षत्र कहते हैं। 27 गो नक्षत्र हैं। अभी 100 अरब तारा हम लोग छोड़ दिए, 27 गो तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। और सूर्य स्थिर नहीं है, सूर्य इस आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है, जिस कारण सूर्य में हलचल हो रहा है और ये सौर ज्वाला निकल रहा है और जहाज और पृथ्वी के संचार चीजों को प्रभावित कर रहा है। और सूर्य स्थिर नहीं है, सूर्य इस आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। और यह चक्कर सूर्य धीमी गति से नहीं लगाता है, बल्कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य चक्कर लगा रहा है। और सूर्य के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, चचा छोड़िए मत, और उधर सूर्य भाग रहा है। सूर्य इतना तेज भागता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, और हम लोग भी उसके पीछे भाग रहे हैं कि और छूट जाएंगे तो अंधारे में मर जाएंगे लोग यहाँ पे। तो सूर्य इसका चक्कर लगाता है एंटी क्लॉकवाइज 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये चक्कर मार मार के
जब यहां पहुंचता है तो 25 करोड़ साल बाद पहुंचता है। अब अंदाजा लगाइए कि हमारा आकाशगंगा कितना बड़ा है। हमारा आकाशगंगा कितना बड़ा है कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चक्कर लगाता है, तो 25 करोड़ साल बाद पहुंचते हैं। और मानव कहता है औकात क्या है। सोचा सौर मंडल में हम लोग के सूर्य का कोई औकात नहीं है, चांद तारा का कोई औकात नहीं है, और पृथ्वी पर रेंगने वाले लोग दूसरे का औकात नापने लगते हैं। ज्योग्राफी कमजोर है ऐसे लोगों का तो ज्योग्राफी बैच में आएंगे तो समझा देंगे यहाँ पे। तो इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से रखना है। तो इस सौर ज्वाला की वजह से जो पृथ्वी सूर्य गति कर रहा है और इसमें अंदर धधकता लवा जो बाहर निकल रहा है, उसकी वजह से जहाज प्रभावित हुई और जेट ब्लू एयरलाइन 1230 फ्लाइट अचानक पिच डाउन हुई थी। हालांकि अब इसे ठीक किया जा चुका है, 6000 जहाजों में अपडेट किया जा चुका है। और अब होप आपको समझ में आया होगा। और न्यू बैच जो आ रहा है, न्यू बैच, ये पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन का आ रहा है 18 दिसंबर से। जो बच्चे पहले एडमिशन ले लेंगे उनका 200 में ही हो जाएगा, नहीं तो फिर 300 लगेंगे। तो ये ऑनलाइन में आप लोग ले सकते हैं। और वर्ल्ड मैप जरूरी है, वर्ल्ड मैप, एटलस और ग्लोब, ये आ रहा है आपका 20 जनवरी से। ये 18 दिसंबर से आ रहा है और ये 20 जनवरी से आ रहा है। ये 10 बजे है, ये 9 बजे है, टाइमिंग लिखा हुआ है, ये 200 में है। इसकी फी बढ़ जाएगी अगर आप लोग 2-3 दिन के अंदर जब जल्दी में ले लेंगे तब, और नहीं तो फिर लेट होगा तो दिक्कत होगा। यूपीएससी का बैच आपको, यूपीएससी हिंदी मीडियम 10,000 रुपये लगते हैं आपका, ऑनलाइन आप इसे ले सकते हैं। जो नए बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर है, वो उनके लिए सबसे अच्छा बैच है आह्वान बैच। ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए है। इसमें 2-3 साल लंबा पढ़ाई होता है, इसमें आपको 3 साल तक पढ़ाया जाता है। तो जो भी आपको बैच सुटेबल लगे, अगर आप 1-1.5 साल में एग्जाम देना चाहते हैं तो ये फाउंडेशन बैच ले, और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 3 साल टाइम है तो आह्वान बैच लीजिए। इसमें आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि रूस से जो पुतिन आए थे उनसे हम कौन सा समझौता कर सकते थे, और अभी सरकार ने एयरलाइंस के ऊपर जो नकेल कसी है इंडिगो के ऊपर, और अडानी अभी क्या बवाल करने वाला है एयरलाइंस में, अडानी और जीएमआर एयरपोर्ट चार्ज में कितनी बढ़ोतरी करने वाले हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। जय हिंद।